be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब जियोपॉलिटिक्स के अंदर पूरा ध्यान होगा कि किस तरीके से ट्रंप ने फर्स्ट गाजा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग करवाई, देन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का ह्यूमिलेशन आपको देखने को मिला। इवन कल डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इंडिया के साथ में वॉर पॉसिबल है। बट एक चीज़ काफ़ी लोगों से मिस हो गई, इवन मुझसे भी मिस हो गई थी, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये 18 तारीख की है, 18 फैब की है, और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट्स 20th फैब, जहां पे किस तरीके से इजराइल ने रशिया को मॉक किया है एंड इवन यूके को चैलेंज किया है। और बहुत कम बार आपको यह देखने को मिलता है कि इजराइल और रशिया के बीच में आपको कोई कन्फ्रंट्रेशन या खींचातानी देखने को मिली हो। हाँ, इवन यूरोपियन नेशन जो है काफी बार इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं, जिस तरीके से गाजा में पैलेस्टीनियंस की जान जा रही है और वो सफर करते हैं इस पूरी इजराइल गाजा वॉर के तहत। बट रशिया और इजराइल बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार की, जिनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि बहुत ही कम मीडिया हाउसेस ने इस न्यूज को कवर किया, बट जो जेरूसलम पोस्ट है, जो इजराइल का स्टेट मीडिया है, वहां पे ये आर्टिकल पब्लिश किया जाता है कि कैसे उन्होंने रशियन एम्बेसडर को मॉक किया और साथ साथ में जो यूके के ऑफिशियल है उनको भी चैलेंज किया। अब इवन यहां तक उन्होंने यह कह दिया था कि जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूं, आई वॉन्ट टू लाफ आउट लाउड। इस तरीके से मॉक किया गया है रशियन एम्बेसडर को, जिन्होंने अपनी एक पोजीशन या एक स्टांस रखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। जिस तरीके से आप ये आर्टिकल्स देख सकते हैं, जेरूसलम पोस्ट में साफ साफ ये मेंशन किया गया है। अब एक बार के लिए मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, बट ये सिनेरियो था कहां, क्योंकि आपको पता है कि 18 फरवरी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जहां पे उनका डिस्कशन होना था। डिस्कशन किसको लिए कि गाजा में सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम पे गाजा में जो हमने सीजफायर डील साइन की है फेजेस के दौरान, वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगी और क्या हमें चीजें देखने को मिलेगी। एंड इवन सबसे इंपॉर्टेंट, एक इजराइल ने लॉ अप्रूव किया है, कानून को अप्रूव किया है, जिसमें कि अब आप वेस्ट बैंक के ऊपर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ऑफिशियली लैंड को रजिस्टर करवाया जा सकता है, जिसके ऊपर भी काफी बैकलैश देखने को मिला था इजराइल को। इन सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मीटिंग की जाती है। देन रशियन एम्बेसडर इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार को यह कहते हैं कि आप एक तो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, आप जो जमीन है उसको हथिया रहे हैं, एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कमेंट रशियन एम्बेसडर के द्वारा दिए जाते हैं। एंड देन आता है इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार का रिस्पॉन्स। हैव अ लुक एट दिस इन वीडियो, एंड देन मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो बोलते हैं कि मैं बहुत अम्यूज्ड हूं या मैं अपनी हंसी रोक रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। It was quite amusing to hear the representatives of the Russian Federation speak about the law and international law, about occupation, land expansion, and peaceful resolution. I must admit, I had to restrain myself from laughing out loud. अब आगे बढ़ने से पहले इसका क्या रेफरेंस था, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया लोएस्ट प्राइस एवर सब्सक्रिप्शन, जो कि 17,999 में है। आपको फ्लैट 55% ऑफ मिल जाएगा। कोई भी आपका भाई बहन रिलेटिव है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऑफर एंड हो रहा है कल। और आप यहां पे मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUVI50, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, पहली बात तो ये, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को 2014 में एनेक्स किया था। इवन रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर चुका है और जहां पे टेरिटरीज हैं यूक्रेन की, उनको क्लेम करता हुआ नजर आता है, जैसे डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, ज़ैपोरिज़िया हो एंड व्हाट नॉट। तो यही चीज पे इन्होंने कहा कि आप हमें बता रहे हैं, जब आप खुद इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, इवन आपने क्रीमिया को एनेक्स किया, बहुत सारे और अलग रीजन्स को एनेक्स किया, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ये टेरिटरीज रशिया के अंदर आती हैं, यूक्रेन की काफी सारी टेरिटरीज। इवन आपके ऊपर वॉर क्राइम्स के एक्यूजेशन लगे हुए हैं और आप हमें ही लेक्चर दे रहे हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इस कंटेक्स्ट में ये बात हुई। और ये जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी ना, जहां पे इन्होंने रशियन डेलीगेशन को मॉक किया और चैलेंज किया यूके की लेगेसी को, इन्होंने ये भी कहा कि अब ये देखने को मिलता है कि मोस्टली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर काफी सारे नेशन जो है एंटी इजराइल ऑब्सेशन के साथ आते हैं। मतलब उनके दिमाग में ही ये चीज पहले से है कि हाँ, हम इजराइल को सिर्फ क्रिटिसाइज ही करेंगे। अब खास बात यह है
कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है थर्सडे को शेड्यूल की गई थी, लेकिन ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया कि थर्सडे को मैं गाजा बोर्ड ऑफ पीस की फर्स्ट मीटिंग कराऊंगा, इसलिए इसको प्रीपोन करके इस मीटिंग को करवाया जाता है, जहां पे गाजा की सिचुएशन को डिस्कस करना था और वेस्ट बैंक पे जो इजराइल का अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज लॉ आया है, जिसको इजराइल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, उसके ऊपर बात करनी थी। अब सिर्फ यहां तक ही नहीं, ये जो लॉ आया है 1967 के बाद में पहली बार ऐसा होगा जब इजरायली गवर्नमेंट यह अप्रूव करती है कि जो एक प्रपोजल आया था जहां पे आप वेस्ट बैंक में जो जमीनें हैं उनको आप स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो, फॉर्मली रजिस्टर कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सिंस 1967। अब इसमें इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है? जब इजरायली गवर्नमेंट ने यह लॉ अप्रूव किया जहां पे दोबारा से आप लैंड रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वेस्ट बैंक में, अब है क्या 1967 के बाद में पहली बार अब इजराइल ये कह रहा है, एक एरिया सी करके है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये आप पूरा देख सकते हैं, ये गाजा पट्टी है और ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है। इसमें आप लाल लाल कलर में एरिया ए देख पा रहे होंगे, लाइट पिंक में एरिया बी, एंड देन व्हाइट व्हाइट में एरिया सी, जो आपको ज्यादातर एरियाज जो है सी देखने को मिल रहा होगा। एंड देन ये जो येलो कलर है दैट इज इजराइल के द्वारा इसको एनेक्स किया जा चुका है। अब एरिया ए जो है वो 18% है पूरे एरिया का, जिसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा। देन एरिया बी है जो मैंने आपको बताया लाइट पिंक के अंदर, यहां देख रहे होंगे आप, ये 22% है, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। वहां पे कैसी सरकार चलेगी, क्या गवर्नेंस होगी, लेकिन यहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल इजराइल के साथ भी शेयर होता है। एंड देन है एरिया सी जो कि 60% है और इजराइल के कंट्रोल में है, इजराइल इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो अब इन्होंने ये कहा कि इजराइल ये कहता है अपने लोगों से कि एरिया सी के अंदर अगर आप कोई लैंड ओन करते हैं, अगर वो जमीन आपकी है, तो आपके पास में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें क्या क्रिटिसिज्म आ गया, मतलब इसमें इजराइल को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि जब इजराइल और पैलेस्टीनियन दो स्टेट के बारे में बात की जाती है तो यह कहा जाता है पैलेस्टीनियन स्टेट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से बनेगा, राइट। और अब वेस्ट बैंक में एरिया सी में अगर आप यह कह रहे हैं कि अगर आप जमीन ओन करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, सबसे बड़ी बात है कि पहले बात तो आपके पास में क्या ये पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जो आज के टाइम पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम है उसमें ये जो लोग ये जमीनें जो ओन करते हैं काफी टाइम से, क्या वो प्रूव भी कर पाएंगे? एक तो उनके पास में डॉक्यूमेंट होना, और दूसरा अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या वो प्रूव कर पाएंगे? और अगर वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, वो अपनी ओनरशिप नहीं दिखा पाते हैं, तो इजराइल पूरी की पूरी लैंड को स्टेट प्रॉपर्टी की तरह क्लेम कर सकता है। यानी ये लैंड इजराइल को बिलोंग करती है, यानी 60% ऑफ द वेस्ट बैंक विल बिलोंग टू इजराइल। यानी जो सपना है पैलेस्टीनियंस का कि गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है उनसे हम एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाए, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और यूएन ये कहता है कि ये तो आप बहुत बड़ी लैंड को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेट को एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हो। और इसीलिए इसी मुद्दे पे काफी टेंस माहौल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखने को मिलता है, जहां पे ऑलमोस्ट हर एक कंट्री, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, वो इजराइल के प्लान की निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो पैलेस्टीनियन स्टेट का फ्यूचर है आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और जब ये स्टेटमेंट आया भी था तो इवन इंडिया ने भी उन 100 यूएन मेंबर स्टेट्स को ज्वाइन किया था जो कंडेम कर रहे थे, निंदा कर रहे थे जो इजराइल का एक्सपेंशन प्लान है वेस्ट बैंक के अंदर। लेकिन क्या ये रशिया और इजराइल की लड़ाई आज में है? क्योंकि आज तो आप ये कह सकते हैं कि जो रशिया है वो ईरान के साथ में अलाई करता है, राइट। रशिया जो है ईरान को सपोर्ट करता है और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। और इवन रशिया और ईरान के मिलिट्री रिलेशनशिप भी बहुत नजदीक है। जब से रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया है तो इवन ईरान ही मोस्टली वेपन्स प्रोवाइड करता है, काफी बार ड्रोन्स और मिसाइल्स, जिससे रशिया यूक्रेन में लड़ाई कर सके। और अगर रशिया भी ईरान को वेपन प्रोवाइड करता है, इस टाइम पे तो चलिए रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड कर रखा है तो ईरान उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, बट पहले जो है ईरान जब रशिया को वेपन्स प्रोवाइड करता था तो इजराइल को यह लगता था कि ईरान अगर रशिया के साथ मिला हुआ है और अगर ईरान के पास में वेपन्स आते हैं तो वो तो हेजबुल्लाह, हाउदीज और हमास इनको वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है, जो कि ईरान और ईरान का जो एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। तो इसलिए भी इनके रिश्ते ठीक ठाक से थे, मतलब इन्हीं मेजर रीजन की वजह से आज प्रेजेंट में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। लेकिन क्या शुरुआत से ऐसा था? नहीं। अगर आप 1947 से 1950 के पीरियड के बारे में बात करेंगे तब सोवियत यूनियन वो पहला वन ऑफ द फर्स्ट ऐसे नेशंस थे जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया। इवन 1947 में तो यूएसएसआर ने यह वोट किया कि एक ज्यूइश और अरब स्टेट होना चाहिए। और 1948 में जब इजराइल इंडिपेंडेंट होता है तो उसकी इंडिपेंडेंस को भी रिकॉग्नाइज करने वाला सोवियत यूनियन था। यहां तक कि इजराइल को वेपन्स दिलाए गए रशिया की मदद से, सीकोस्लोवाकिया के द्वारा। तो इन द बिगनिंग
रशिया ने बहुत मदद की थी इजराइल की, जब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज अनश्योर थे कि हमें मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट फिर आता है कोल्ड वॉर एरा, 1950 से 1980 या 1991 तक का टाइम आप ले लीजिए। अब इजराइल धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज होने लगा। ऑब्वियस सी बात है, रशिया जो है वो कभी पसंद नहीं करेगा कि जिस नेशन को हमने सपोर्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, इंडिपेंडेंट दिलाया, फिर उनके बाद इंडिपेंडेंस दिलाया का मतलब उसको इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया, वेपन्स दिलाए, अब वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में लिंक कर रहा है। और वो भी कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे, जब ये दोनों बहुत बड़ी सुपर पावर है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे एक कन्फ्रंटेशन और कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब इसी कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे सोवियत यूनियन अरब कंट्रीज को बैक करने लग जाता है, चाहे से वो इजिप्ट हो या सीरिया हो। ध्यान रखिएगा, उनको टैंक्स देना हो, उनको वेपन्स देना हो, प्लेन्स देना हो, जिससे वो इजराइल को अपोज कर सके। एंड देन आता है 1967 की 6 डे वॉर, जब यूएसएसआर अपने सारे ऑफिशियल जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं इजराइल के साथ में वो खत्म कर लेता है लगभग 2 दशक के लिए। और ये बहुत बड़ा ब्रेक हमें यूएसएसआर और इजराइल के बीच में देखने को मिलता है। इवन रशिया ने, मतलब उस टाइम की यूएसएसआर ने बहुत डिफिकल्ट बना दिया था जीविश लोगों के लिए अगर वो सोवियत यूनियन से इजराइल जाना चाहते हैं तो। बट देन अगेन स्टार्ट होता है इन दोनों का गोल्डन एरा, जहां पे 1991 में कोल्ड वॉर के बाद में सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है, रशिया और इजराइल अपने रिश्ते दोबारा से रीसेट करते हैं। इवन 1 मिलियन से ज्यादा वो लोग जो कि रशियन थे लेकिन वो ज्यूज स्पीकिंग थे, उनको इजराइल मूव कर दिया जाता है और अबाउट 50% ऑफ इजराइल जो है वो आज रशियन बोलते हैं। एंड देन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, साइंस में, कल्चर में आपको बहुत मजबूत रिश्ते देखने को मिलते हैं। और बेंजामिन नेतान्याहू ने और व्लादिमीर पुतिन ने एक इस तरीके का रिश्ता बना लिया था कि प्रैक्टिकली हम आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। और आज तक आप इन दोनों की आप पूछेंगे क्या आज तक फाइट क्यों नहीं हुई? फाइट इसलिए नहीं हुई कि जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग इनकी सीरिया के अंदर है। क्योंकि आपको बता दूं, यूएसएसआर ने बैक किया था सीरिया और इजिप्ट को, और जब 1967 की वॉर हुई थी तो वो फेवर जो है वो सीरिया और इजिप्ट को यूएसएसआर के साथ भी अलाइन करता है। अब रशिया की ऑलरेडी सीरिया के अंदर बहुत बड़ी ज्यादा फोर्सेस थी, और इजराइल जो है काफी सारे ईरानियन टारगेट्स को सीरिया में अटैक करता हुआ पाया जाता था। तो एक्सीडेंट्स अवॉइड ना हो तो इन्होंने एक डील साइन करी, दैट इज डी कन्फ्लिक्शन डील, यानी कि हम कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। मतलब इजराइल रशिया को वार्न कर देगा अगर वो कोई ऑपरेशन ईरानियन साइट्स पे कर रहा है, ईरानियन टारगेट्स पे कर रहा है इन सीरिया, और रशिया जो है वो इजरायली एयरफोर्स को नहीं रोकेगा। और ये डील काफी टाइम तक काम भी करी और डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हमें देखने को भी नहीं मिला। लेकिन जब से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में 2022 में, तो इजराइल सोच रहा था कि हम न्यूट्रल रहते हैं। बट फिर रशिया ने इसराइल को इस तरीके से देखना शुरू किया कि इजराइल तो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अलाइन कर रहा है, और वो पहले से कर रहा है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब आपको सपोर्ट किया और फिर आप यूएस के साथ अलाइन कर रहे हो, तो यूएसएसआर ने फिर अरब जो नेशंस हैं उनको बैक करना शुरू किया। और फिर उसके बाद में इजराइल ने भी क्रिटिसाइज किया जिस तरीके के यूक्रेन वाले एक्शंस आप देखने को मिलते हैं। और जब रशिया के टाइज बढ़ते जा रहे थे ईरान के साथ में, तो स्पेशली कब, जब यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया को जरूरत थी वेपन्स की, तो ड्रोन्स प्रोवाइड की गई, मिसाइल्स प्रोवाइड की गई, और ईरान भी बहुत सारे वेपन्स प्रोवाइड करता रहता है। और ये सबसे बड़ी वरी थी इजराइल के लिए। अगेन जैसा मैंने आपको बताया, ये हिजबुल्लाह तक पहुंच सकते हैं, हमास तक पहुंच सकते हैं, और ये सारा बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अब यहां तक तो बात थी रशिया और इजराइल के रिलेशनशिप की, जो मैं कंप्लीटली कर चुका हूं। यूके के साथ में क्या होता है कि यूके के जो ऑफिशियल थे वो क्रिटिसाइज करते हैं सेम जो इजराइल की पॉलिसीज है वेस्ट बैंक के अंदर, कि आप तो जो इजरायली सेटलर्स हैं, जो इजरायली वहां रह रहे हैं, वो वायलेंस करते हैं, हमें वहां पे स्ट्रॉन्ग पैलेस्टीनियंस की तरफ से एक लीडरशिप चाहिए। और जो इजराइल की अभी लैंड पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। तो इजराइल ने साफ साफ ये कहा, एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मैप दिखाया और कहा कि यूके हमें पास्ट में सपोर्ट करता था हमारी धरती के लिए, यानी ऐसी धरती जहां पे ज्यूश रह सके। और उन्होंने बात की दो चीजों की, एक करी बाल्फोर डिक्लेरेशन की, जहां पे ब्रिटेन ने साफ साफ सपोर्ट किया था कि एक ऐसा नेशनल होम होना चाहिए ज्यूइश लोगों के लिए। इवन विंस्टन चर्चिल का मेंशन किया और उनकी 1921 विजिट के बारे में बात करी, जहां कहा कि विंस्टन चर्चिल सपोर्ट किया करते थे इस आइडिया को ऑफ ज्यूइश होमलैंड, और जो रोल ब्रिटेन ने प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जिससे कि ज्यूइश नेशनल होम बन सके, उसको आप कैसे भूल गए। एंड देन ये कहते हैं मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि क्या ज्यूज वेस्ट बैंक में जो जुदाई और समारा वहां नहीं रह सकते? ज्यूज तो 3000 सालों से रहते हुए आए इस जगह के ऊपर। जब हम लंदन में रह सकते हैं, पेरिस में रह सकते हैं, न्यूयॉर्क में रह सकते हैं, तो हम यहां पे क्यों नहीं रह सकते उस लैंड पे जो हिस्टोरिकली हमें बिलोंग करती है? ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से इजराइल ने मॉक किया है रशिया को एंड चैलेंज किया है यूके को। व्हाट इज योर ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड रिमेंबर दिस, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू। उससे पहले अनअकैडमी की ऐप है जहां पे आप प्रिपरेशन को रिजल्ट्स में टर्न आउट कर सकते हो, सब्जेक्ट याद करवाए जाते हैं, लाइव पोल्स, एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग एंड व्हाट नॉट। एंड अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 दे रहे हो तो हमारी काफ़ी सारी बुकलेट्स आ चुकी हैं। ये 3 बुकलेट्स हैं मैपिंग, स्पीशीज और पॉलिटी को लेकर, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड बाकी सारी ये जो
रिपोर्ट्स हैं या जो ये जो बुकलेट्स हैं, ये आप फ्यूचर में पा सकते हैं यहीं पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।